जी हाँ, इलेक्शन का ज़ोरों शोर से तबले जंग बज गया है कि जहाँ कागजात मुस्तरद हो रहे हैं वहाँ पे तहरीक इंसाफ के अब मंजूर होना भी शुरू हो गए हैं। ख़ासतौर पर शेख रशीद का, बाबर ऐवान का, जो इस वक्त बड़ा मौजूद था कि क्या तहरीक इंसाफ के मुस्तरद हो जाएंगे। उससे बढ़कर ये कि ख़ास तौर पर पंजाब, जहाँ सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है या जाएगा, कि 266 में से 141 नशस्तें पंजाब की हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म का मनसब अपनी पार्टी की तरफ से देने के बाद जाती उमरा गए। जी हाँ, लाहौर के गढ़ में जो शरीफों का आबाई घर है, और उन्होंने खूब बाज़ारी ज़बान में मुझे इस्तेमाल करने दिए शरीफ ख़ानदान के लत्ते लिए, और वो जो कह रहे थे कि मैं ज़ात पर गुफ्तगू नहीं करता, आज बराह रास्त नवाज़ शरीफ को, उनके ख़ानदान को, उनकी ज़ात को निशाना बनाया। देखिए बिलावल साहब ने लाहौर के पहले बड़े इंतखाबी जलसे में जाती उमरा में क्या कहा। क्या इन्होंने यहाँ रायगढ़ में मुफ्त इलाज का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। मगर अगर कराची की NICVD इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था तो फिक्र ना करें। अब इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायगढ़ में मुफ्त इलाज, अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है, तो आपके लिए हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। जी, हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, पहले ही वर्कर कन्वेंशन में बिलावल ने लाहौर के हलके में जो ज़बान इस्तेमाल की, उससे आपने अंदाज़ा लगाया किस तरीके से वो उन पर मैं क्या कहूँ, आपने देखा कि मुफ्त इलाज आइंदा तकलीफ, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे। तो ये लाहौरियों का जो स्टाइल है कि अगर प्रोवोकेटिव तकरीर हो, हमले हो, इसको पसंद किया जाता है लाहौर में, ज़रा जुगतबाजी को, इसीलिए ये ज़बान इस्तेमाल की बिलावल ने शरीफ ख़ानदान और नवाज शरीफ के लिए। जी बरेली साहब, बहुत शुक्रिया। जाहिर है जब लाहौर में जो आएगा वो जुगतबाज तो करेगा, क्योंकि फैसलाबाद का जो पानी है वो ट्रेवल करता है लाहौर की जानिब भी और कुछ कराची की जानिब भी, तो जुगतबाजी तो उन्होंने करनी है। मामला सिर्फ इतना है कि बिलावल साहब जो हैं आज वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ के घर के अंदर समझ लें, क्योंकि उनके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ये मदनी फार्म हाउस है चौधरी अब्दुल गफूर का, जहाँ पर वो बोल रहे थे, तो उन्होंने जुगतबाजी तो करनी है। अब मामला ये है कि लाहौरी वैसे भी जो है वो कुछ दिल फेंक भी होते हैं, कुछ दिल पसंद भी होते हैं और कुछ जुगत पसंद भी होते हैं। तो लाहौरियों को जरा जो कुछ ना कुछ माल चाहिए होता है, हंसने के लिए, खेलने के लिए, खाने पीने के लिए, जिस तरह कहा जाता है। लेकिन आज बिलावल ने जिस तरह लाहौरियों का मिजाज है उसके मुताबिक उन्होंने बिल्कुल तकरीर की और उन्होंने उस पर उन्होंने ये कहा। ये जो भट्टी साहब कह रहे थे कि ये यानी जाती उमरा, रायगढ़ भी करीब है, यानी जाती उमरा में वर्कर्स कन्वेंशन कहा गया, तो एक साइजेबल, इसे आप एक मौसर कॉर्नर मीटिंग या जलसा कहेंगे बिलावल का पहला लाहौर में इंतखाबी। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि अभी लाहौर में रेलवी साहब उस तरह का टेम्पो नहीं बना जलसे जुलूसों का, जिस तरह का होना चाहिए या हो सकता था। अभी उस हिसाब से ना पीपल्स पार्टी ना मुस्लिम लीग नून ने कोई जलसा किया है, ना ही किसी और जमात ने कोई जलसा किया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये साइजेबल क्राउड, जो कि चौधरी अब्दुल गफूर आपको जिस तरह मालूम है कि माजी में वो वजीर जेल खाना जात रहे मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, फिर उसके बाद वो दूसरी मरतबा फिर वजीर बने और उसके बाद वो नाराज हो गए पार्टी से और वो छोड़ गए। अब उन्हीं के फार्म हाउस पे ये सारा कुछ हो रहा है और उनके जो सगे भाई हैं, जो दोनों उनके छोटे भाई हैं, वो अभी भी मुस्लिम लीग नून के साथ है, मियाँ नवाज शरीफ के जलसों में नजर आते हैं, मियाँ हमजा शहबाज के साथ अक्सर उनकी मुलाकात रहती है। लेकिन आप जो साइजेबल क्राउड की बात कर रहे हैं, तो उस तरह का साइजेबल क्राउड नहीं था जिस तरह कहा जाए कि बिलावल के या साबिक सदर आसिफ जरदारी के शायान शान है। लेकिन बहरहाल साइजेबल क्राउड जरूर था, उसमें कोई इसमें दो राय नहीं है कि बिलावल जब आते हैं यहाँ लाहौर में तो उनका क्राउड जो है वो साइजेबल कर लेते हैं। ये बताएं भट्टी साहब, ये बिलावल साहब जो के मुकाबले पे गालिबन कोई नून लीग का कोई बड़ा उम्मीदवार खड़ा होने जा रहा है जो टफ टाइम देगा, और ये गढ़ समझा जाता है शरीफों का या तहरीक इंसाफ का। देखिए NA 127 का जो हल्का है, इसमें या तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद आते होते थे माजी में,
और उसके बाद अब भी वो शायद आए, उन्होंने कागजात नामजदगी काफी सारे जमा कराए हुए हैं, लेकिन उनके मुकाबले में कोई आम पार्टी का उम्मीदवार कारकुन भी आ जाएगा तो ये खासा मुश्किल हल्का होगा बिलावल साहब के लिए भी और उन साहब के लिए भी जो यहाँ पे हतमी होंगे। क्योंकि मैं हतमी तौर पे बात इसलिए नहीं कर रहा नून लीग की जानिब से कि उन्होंने कोई ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं है। नहीं, लेकिन अगर भट्टी साहब ऐसा हुआ, भट्टी साहब अगर ऐसे करें कि अगर हिकमत अमली के तौर पर बिलावल साहब, यानी आपको इल्म है ना कि पंजाब खासतौर लाहौर प्रो नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ में तकसीम होगा, अगर तहरीक इंसाफ का वोट उम्मीदवार नहीं हुआ तो वोटर एंटी नवाज शरीफ नहीं जाएगा। देखिए अभी तो इस बारे में जलील साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तजिया है वो भी इसी तरह के हैं कि जी नवाज शरीफ, प्रो नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ वोट है। लेकिन अगर उनका कोई उम्मीदवार नहीं होता तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ जाएंगे। ये जरूर है कि उनके वोटों की तादाद जो है वो खासी कम हो जाएगी, यानी मुस्लिम लीग नून के वोटों की तादाद कम जरूर होगी। लेकिन ये कहना कि उनके वोट बिल्कुल उनके खिलाफ पड़ेंगे, वो जो उनके खिलाफ एक खास तादाद है वोटों की वो उनके खिलाफ जानी है। अब उनके मुकाबले में वहां पे अगर कोई बड़ा आदमी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा आदमी अगर आ गया तो डेफिनेटली वो डेंट डालेगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डेंट डालेगा। अब मामला सिर्फ इतना है कि वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई लॉयर, कोई सीनियर लॉयर कोई आ जाता है या कोई और साहब आ जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नोन नाम है या आम पब्लिक के लिए फेस उनका नोन होगा तो डेफिनेटली। चलते चलते मैं ज़्यादा गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन आपको ये भी बता दिए क्योंकि आप फॉलो कर रहे हैं नून लीग में कि वहाँ टिकटों की तकसीम अब तक फाइनल नहीं हो पाई। हत्ता कि ये आप ही से मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि स्पीकर कौमी असम्बली जो बहरहाल नून लीग के बड़े रहनुमा हैं हमारे एयाज सादिक साहब, वो भी टिकट उन्हें नहीं मिले। यानी शरीफ ख़ानदान के तो तमाम लोगों को टिकट मिल गए, लेकिन सरदार एयाज सादिक, राना मशहूद, इनके बारे में कहा गया उन्हें टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। जी पार्टी ज़राए का यही दावा है कि जी राना मशहूद साहब ने भी टिकट अप्लाई किया था, उनको भी यही कहा गया कि जी आप अभी थोड़ा सी मौसम भी सर्द है तो आप भी जरा थोड़ा सा सर्द रखें अपने आप को। इसी तरह चूंकि सरदार एयाज सादिक का जो हल्का था वो उसमें से 54% या 56% हल्का जो है वो बन गया उसके शेख रोहेल असगर के हल्के में, चूंकि नई जो हल्का बंदी आई तो उनमें चला गया। लेकिन शेख रोहेल असगर जो है वो किसी सूरत पार्टी छोड़ने को, अपने हल्का छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पार्टी के आगे डट गए थे, उनको ये जब मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के सामने। लेकिन भट्टी साहब पहले भी इल्ज़ाम लगाते रहे और लेकिन वो लोग अपने मेरिट पे हैं। लेकिन नवाज शरीफ को टिकट मिलता है, शहबाज शरीफ को टिकट मिलता है, हमजा शहबाज को टिकट मिलता है, मरियम नवाज को टिकट मिलता है, और अगर एयाज सादिक को नहीं मिलता तो आप नहीं समझते कि ये कहा जाएगा कि जो पहले इन पे इल्ज़ाम है कि सिर्फ ख़ानदानों में टिकटों की बंदरबाट का इस्तेमाल नहीं करता है, ज़रा बाजारी सा है। जी देखिए बेलवी साहब, इसमें बहुत सारी बातें हैं कि उसमें आप देखिए ना कि ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, इसी तरह सैफुल मुलूक खोखर, उनके भाई, उसके बाद उनके बेटे फैसल और उनके भतीजे, ये 4 टिकटें एक ही घर में हैं। इसी तरह परवेज मलिक मरहूम, उनकी बेवा जो है शाइस्ता परवेज मलिक और उनके बेटे अली परवेज मलिक। ठीक है भट्टी साहब, मुझे इल्म है कि आपके पास एक लंबी तफसील है, इस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन ज़रा आते हैं कि बहुत बड़ा इशू कराची का भी है, फिर ज़रा PTI की तरफ भी जाना पड़ रहा है। भट्टी साहब ने जहाँ एक झलक हमें बिलावल भुट्टो जलसे की दिखाई, वहाँ उनके मुस्तकबिल की, साथ में शरीफ के टिकटों की तकसीम पार्टी में। लेकिन मैं एक और अहम इशू की तरफ जाऊँगा कि कराची, जिसके बारे में IG सिंध दावा कर रहे थे कि क्राइम का जो है उससे पाक किया जा रहा है, क्राइम का गढ़ बना है। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है, और इंतखाबात का दूसरा मरहला यानी जिसमें कागजात मंजूर या मुस्तरद होने वो शुरू हो गया है। और इलेक्शन कमीशन के जो हमें ज़रा ख़बर दे रहे हैं उसमें पहले तो ये कहा गया था कि 90%
90% कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के मंजूर नहीं किए गए। लेकिन अब तहरीके जो हमें अभी तक जो ज़राए ने ख़बर दी है उसके मुताबिक कुछ 1996 कागजात नामजदगी मंजूर और 652 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इस एतबार से जो सबसे ज़्यादा 2136 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये जो लेटर्स आए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मैं नुमाया नाम देख रहा था शेख रशीद साहब, बहरहाल पीटीआई की तो नहीं है लेकिन बहरहाल वो पीटीआई के साथ हैं। बाबर रहमान साहब के बारे में सुना है कि उनका भी मंजूर हो गए हैं, फिरदौस शमीम नकवी के मंजूर हो गए हैं। बाकी इंतज़ार हो रहा है कि किस किस के मंजूर होते हैं। इंतखाबी निशान यानी बल्ला छिन गया है गो के पीटीआई से, सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ को जो खुला मैदान इंतखाबात के लिए मिलना था नहीं मिला। लेकिन बहरहाल मैं चाह तो ये रहा था कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जो थोड़ी देर बाद हमारे पास आ भी जाएंगे, लेकिन ज़रा शेख रशीद साहब आज बड़े खुश नज़र आए कि NA 56, 57 जहाँ पहले कामयाब होते रहे दोनों हलकों से उन्हें कागजात नामजदगी उनके मंजूर हो गए हैं। देखिए शेख साहब का लहजा ही बदला हुआ है, चेहरा ही बदला हुआ है। मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों, उलमा और पिंडी के बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो साजिश तैयार की गई थी कि हल्का NA 56 और NA 57 में मुझे नाअहल करार दे दिया जाए, आज वो मिर्जा वकास रऊफ जस्टिस साहब ने बुरी तरह नाकाम करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और ये तय पाया है कि शेख रशीद हल्का 56 और 57 में लड़ने का अहल है। मैं खानदानी हूँ, नस्ली हूँ, असली हूँ और मैंने कभी किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया, किसी के खिलाफ साजिश नहीं की, किसी की इज्जत से नहीं खेला। देखा शेख साहब जो है, बहरहाल ये तो मानना पड़ेगा, गालिबन एक बार मुझे याद है, लेकिन शेख रशीद साहब कोई 70 की सियासत में, उसके बाद 85 से मुसलसल उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 90% मेरे ख्याल में जो है उनमें उन्हें कामयाबी मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा से राब्ता हो रहा है बड़ा थोड़ा सा मेरे ख्याल में इंटरनेट का या टेक्निकल मसला है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के अब तक इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि अभी ये प्रोसेस जारी है। 2134 गालिबन नामजद लोगों ने दाखिल कराए थे। इनमें आज़ाद भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो शायद बाद में निकल के आए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के नाम लेकर उन्होंने दाखिल कराए, जैसे मैंने कहा अभी उन्हें टिकट नहीं मिला है, वो 1996 के मंजूर, 652 के मुस्तरद हुए हैं। लेकिन ख़ुद बानी तहरीक इंसाफ उनका फ़ैसला नहीं हुआ है, चौधरी परवेज़ लाई का फ़ैसला नहीं हुआ है, शामद कुरैशी उनके बेटे उनके बेटी उनका फ़ैसला नहीं हुआ है, मरकज़ी कायदे हुआ है। लेकिन अली मोहम्मद खां साहब के बारे में भी मुझे वाज़ेह नहीं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ज़रा मुश्किल हो रही है। खां साहब ये जो आपका तो अभी तक नहीं इल्म हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कम से कम 2000 के करीब लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं आपकी जमात के। जी खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खान साहब, आपके कागजात की क्या पोजीशन है? और कहते हैं 2000 के अभी तक मंजूर हो गए तहरीक इंसाफ के। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो एक्चुअल फिगर्स हैं कि किन के मंजूर हुए हैं, उसमें तो अभी काफ़ी सारी पिटिशंस जो हैं वो भी हियरिंग पे डली हुई हैं। खैबर पुख्तूनख्वा में तो अभी मेरे ख्याल में कोई हियरिंग अभी उसकी नहीं हुई। 2 दिन के बाद उस पर नोटिस एंड रिकॉर्ड शुरू होगा। पंजाब में से कुछ शायद हुआ होगा, लेकिन अभी मैक्सिमम मेरे ख्याल में हियरिंग नहीं हुई। जहाँ तक मेरे केस का ताल्लुक है तो उसमें इशू ये है कि उन्होंने अजीब सा एक एतराज़ लगाया कि आपके पास पार्टी टिकट या लेटर ऑफ द पार्टी नहीं है। बड़ा अजीब सा था, क्योंकि अगर आपके पास लेटर नहीं है तो आज़ाद से तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन क्या पाकिस्तान में जिनके डॉक्यूमेंट्स मंजूर हुए हैं हमारी जमात या किसी भी और जमात के, क्या किसी ने स्क्रूटनी स्टेज पे पार्टी टिकट जमा किया है? बहरहाल उन्होंने उस पहली स्टेज में किसी ने
सबका कोई ना कोई बहाना बना के तो मेरा भी कर दिया। पर उम्मीद है इंशाल्लाह ट्राइब्यूनल से इंसाफ मिलेगा। नहीं, मैंने देखा बाबर ऐवान और शेख रशीद साहब के बारे में सुना है मंजूर हो गए, अख्तर मैंगल साहब का भी नाम आया कि उनके जो मुस्तरद मंजूर हो गए। और ये जो ओवरऑल अगर आपके 2134 या 36 हो रहे, ठीक है मरकज़ी, लेकिन ये कहा गया है कि कोई 1996 के कागजात मंजूर हो गए हैं। यकीन इनमें नुमाया नाम तो नहीं, लेकिन हुए तो है ना तहरीक इंसाफ के मंजूर कागजात। मुझे साहब इसमें असल में इशू ये हुआ है कि हमने तो जमा बहुत ज्यादा करवाए थे। उसकी वजह ये थी कि इस बात का एहतमाल था कि हमारे बहुत से लोगों को कागजात जमा भी नहीं करने दिया जाएगा या रिजेक्ट होंगे। असल क्वेश्चन मार्क ये है कि तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी जो लीडरशिप है उनके कागजात नामजदगी क्यों रिजेक्ट हुए, ये बहुत बड़ा सवाल है। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग, जमीयत और दूसरी जमातों के जब एक्सेप्ट हुए हैं तो सब तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है 90% प्लस लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या तहरीक इंसाफ काबिल कबूल है माइनस टॉप लीडरशिप के। ये तो ऐसे ही है जैसे आप दरख्त की जड़ें काट के तो तना साथ रखना, ऐसा तो नहीं होता। आपने मेरिट पे फैसले करने होते हैं। अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में जेन्युइन लीगल लैकुना है उसको आप रिजेक्ट करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बहाने बना के बच्चों वाली चीजों पे बातों पे जो है आप उसको रिजेक्ट करें और उसके बाद फिर आप अली मोहम्मद खान कहा यह जाता है कि 9 मई का वाकया करेंगे वहां से पास होंगे। हाँ साहब, वो कहते हैं कि 9 मई के वाकये में क्योंकि शामत कुरैशी साहब को भी इंडक्ट कर दिया गया, बेशतर जो लोगों के वो मुस्तरद जो किए गए वो 9 मई के हवाले से किए गए। यास्मीन राशिद हुए, महमूद रशीद हुए, एजाज चौधरी हुए, कहना नाम इन सबके नहीं ले सकता। वो कहते हैं 9 मई का वाकये के बुनियाद पर किए गए। देखिए 9 मई के हवाले से अगर किसी का आपने रिजेक्ट करना है तो आपने जाना है आईन पे, कानून पे। कानून आईन ये कहता है कि जब तक कोई शख्स अदालत से सजा याफ्ता ना हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ इस वजह से कि किसी शख्स पे केस चल रहा है तो केसों में आप बेल पे होंगे, या बेल पे अगर कोई नहीं है, जेल से भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो सिर्फ किसी केस में होना एज पर जो है से वो कोई जवाब नहीं है किसी के रिजेक्ट सजा याफ्ता ना हो। अरे बल्ले का जो निशान है, जैसे लगेगा नहीं मिले तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब आज़ाद उम्मीदवार लोग लड़ते हैं, अगर सोशल मीडिया आपका बड़ा स्ट्रांग है, बहुत सारी जमातों ने बगैर, वो कहते हैं जी बगैर पिछली बार एक बार शेर को नहीं मिला था फिर भी इलेक्शन लड़ा। इतना उसको आना का मसला क्यों बनाया जा रहा है, इतना क्यों बनाया जा रहा है कि नहीं जी बल्ले का निशान जो है बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी जालसाजी है। हाँ, ये बहुत बड़ी जालसाजी इसलिए है कि एक शख्स से अगर आप उसका ले लें, ये ऐसी है कि इम्तिहान की रात जो है आप तैयारी करें और सुबह जब आप पहुंचें तो आपका पर्चा बदल दिया जाए या आपसे आपका रोल नंबर जो है वो छीन लिया जाए तो आप दे देंगे लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये होता है इस तरह, जो आप किसी को साइड लाइन करना चाहते हैं तो आप उस जमात पे पाबंदी लगा देते हैं, उसका इंतखाबी निशान। पहली बात नहीं हुआ ना, ये भुट्टो साहब के साथ नहीं हुआ था जब तलवार का निशान लिया गया था। क्या वो हुआ था? अगर वो अच्छा नहीं था तो ये भी अच्छा नहीं है। तो खासा 12, यानी ये तो बात तय है कि ये प्रोसेस गालिबन 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ 12 इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है और ये भी इल्म है कि माशाल्लाह इधर कोई पिछले बड़े जहादीदा आप लोग हो चुके हैं, यानी आपके पास तमाम कवरिंग कैंडिडेट हैं और आपको तो टर्म पता है। भुट्टो साहब होते थे या और पार्टी या खान साहब होते थे, वो एक टर्म थी ना खंबा, तो आप कहते हैं कि खंबा हमारा कैंडिडेट है, समझ गए ना, दरख्त है आप कुछ भी कह, यानी कह रहे पिशावरी कावा है नहीं देखें, जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। अगर हमने इलेक्शन कराना है 4 जनवरी 2024 तक
तब 1 महीने बाद हमने इलेक्शन में जाना है और अभी तक सिचुएशन ऐसी गंभीरता है कि इलेक्शन प्रोसेस का एक मजाक बना दिया गया है। किस कानून के तहत लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीने गए, किस कानून के तहत प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, किस कानून के तहत वो लोग जो अपने कागजात नामजदगी जमा करने आए थे उनको रोका गया, और किस कानून के तहत मेजॉरिटी लीडरशिप के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं। कानून के तहत वो अभी बताएंगे ना आपको। कुछ लोगों ने टेक्निकली, आप लोगों ने अगर अकाउंट नहीं दिए, एफबीआर से टैक्स क्लियर नहीं करा, आप लोगों ने कुछ लोगों कहते हैं पार्लियामान के जो है वो खराजात पूरे नहीं किए, अभी बताए उन्होंने, वजूहात तो बताई हैं खान साहब, ऐसा भी नहीं है। जी देखें, ये वो बकरी और शेर वाली कहानी है, बकरी और शेर वाली कहानी है। तो अब शेर की नीयत में फतूर है तो क्या करें, अब बकरी बेचारी क्या करे, बकरी अब उल्टी लटक जाए तो पानी, वो क्या पानी तूने गंदा कर दिया है। तो अगर नीयत में फतूर है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आपको पीटीआई पसंद नहीं है कि पीटीआई इलेक्शन में ना हो, तो उसके लिए 100 बहाने आप बना लेंगे। कभी कागज नहीं जमा करने देंगे, कभी प्रपोजल सेकेंडर उठा लिया, कभी पर्चा कटवा दिया, कभी गायब करवा दिया, और जब कुछ भी हाथ ना लग तो फिर नॉमिनेशन पेपर। लेकिन मैं एक बात तो मैं कह सकता हूं, एक बात तो मैं कह सकता हूं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। ये आपकी मालूमात तो बड़ी वसी होती हैं। पीपल पार्टी और नून लीग में से कितनों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं और कितनों से नॉमिनेशन पेपर छीने गए और कितनों के प्रपोजल सेकेंडर अगवा किए गए हैं, कोई मालूमात है? शायद एक भी नहीं। मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब का एक आध जगह चैलेंज हुआ है, शहबाज शरीफ साहब। अब ऐसे सवाल आप क्यों करें? चले मैं एक और बात नहीं, आप अपनी पार्टी की बात, मतलब अली मोहम्मद खान से अगर अगर कागजात मंजूर नहीं होते तो मुझे इल्म है कि ज़रूर आपने एक ऐसा कवरिंग कैंडिडेट खड़ा किया होगा कि इलेक्शन की रात को आप अगर अपने जिरगा बुलाएंगे जो आपके यहाँ होता है, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मेरा उम्मीदवार ये है, अली मोहम्मद खान ही, अली मोहम्मद खान का भाई मोहम्मद अली खान है या सलीम अहमद खान है, वो उसको लोग वोट देंगे अगर वाकई आपका वोटर जेन्युइन है। परवीन साहब देखें, अगर आप एक जमात को जिस तरह एक एसिड अटैक होता है एक शख्स पे, खुदा न खास्ता, उससे उसकी बेसिकली पहचान छीनने की कोशिश की जाती है, मारना मकसद नहीं होता। इसी तरह इस तरह के कोई भी अमल अगर आप करते हैं, आप एक जमहूरी एसिड अटैक करते हैं एक जमात पे कि चूंकि इस वक्त अवामी पजीराई का कोई इलाज नहीं है, इस वक्त चूंकि अवाम ने फैसला किया है कि हमने एक जमात को वोट करना है, तहरीक इंसाफ को, तो जब उसका और कोई हल नहीं है तो कोई ऐसा तरीका निकाल लो कि उनका वोट बैंक ही डिस्टर्ब हो जाए, लोगों को पता ही ना लगे हमने कहा किसको वोट करना है। या तो पाकिस्तान की 250 सीटों पे एक बल्ला होगा और या 250 सीटों पे ज़रबे 3, कहीं कलम होगा, कहीं लकड़ी होगी, कहीं कश्ती होगी, कहीं जहाज होगा, कहीं गाड़ी होगी, कहीं आप होंगे, कहीं मैं होऊंगा। मतलब है कि एक खड़मस मचा दो, ताकि ना रहे बांस और ना रहे बांसुरी। देखिए ऐसा नहीं होता। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि इट शुड बी फ्री एंड फेयर। लॉ कहता है, लेकिन खान साहब आपको देखें, आपको पिशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, आपको पिशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया ना खान साहब, पिशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी आपको सुना गया, आपके लोग बहुत सारे रिहा भी हो रहे हैं, रिलीफ तो मिल रहा है अदालतों से, आपको अदालतों में वक्त भी मिल रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे बरेलवी साहब बसद एहतराम जान के मान पाऊं तो, क्या पाकिस्तान के सब मसाइल जुडिशरी से जाके हल होने? ये हमारी ब्यूरोक्रेसी किस मर्ज की दवा है? अगर एक जज स्टैंड ले सकता है कि नहीं ये चीज गलत है, कानून ये कहता है, तो इनको कौन सी काल पड़ी है आरओस को? ये भी तो डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के लोग हैं, ये भी तो सीएसएस पीसीएस वगैरह करके आए हुए हैं, ये भी तो सरकार से तनख्वाह लेते हैं और ये भी तो आईने पाकिस्तान ओथ लेके आते हैं। इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि रूल ऑफ लॉ को ये मेंटेन करें? इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि इंश्योर करें कि कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए? इनकी जिम्मेदारी नहीं है?
कि ये जो है थोड़ा सा प्रेशर ले लें, या ये सारा काम जुडिशरी ने करना है, फिर मुकन्ना और इंतजामिया का काम भी जुडिशरी के हवाले करना है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खासा एक इदारा तो है ना। अब मैं इस पे क्या बहरहाल एक अदलिया का इदारा है तो ना, सुन नहीं देना है। खान अब क्यों इतने नाउमीद हो रहे हैं? और मुझे कहा जा रहा है कि अभी तो कुछ दिन है, कुछ दिन हैं का असल रुख दिखा रहा हूं, कुछ दिन हैं आपके पास ऐसे कि जिसमें जहां कुछ के मंजूर हुए हैं और मजीद भी मंजूर हो जाएंगे। और मैं आप मुझे ये बताएं बरेलवी साहब, क्या आपको मेरे चेहरे पे नाउमीदी नजर आ रही है? आप सब सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? हम मुल्क के लिए निकले हैं। आप कह रहे हैं कि आप नाउमीद अगर हम हो तो हम कब के जो है एक साइड पे बैठ जाते। हम तो मैदान अमल में हैं, हम तो फेस कर रहे हैं, हम तो अदालतों में जा रहे हैं। मेरा नुक्ता सिंपल है, मेरा नुक्ता ये है कि दो अशखास हैं, दोनों रियासत पाकिस्तान से तनख्वाह लेते हैं, दोनों का ग्रेड भी लगभग एक ही होगा, लेकिन एक स्टैंड ले रहा है आइन पे, दूसरा नहीं ले रहा। क्या इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं है? कहां गए वो अफसर जो गलत बात के सामने खड़े हो जाते थे, जो स्टैंड लेते थे कि नहीं, मैं किसी को गलत जो है किसी की नॉमिनेशन पेपर्स बगैर किसी कानूनी जवाब के रिजेक्ट नहीं करूंगा। क्या ये तौहीन उस शख्स की है जिसके नॉमिनेशन पेपर्स बचकाना बातों पर रिजेक्ट होते हैं, या ये तौहीन उन अवाम की है जिसका मैंडेट लेने या ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, मुझे गालिबन थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लेते हैं। और कैमरे के पीछे से भी कहा जा रहा है कि मैं वक्फा लूँ कि यकीनन मैं अदालतें जिस तरह केस बाई केस देख रही हैं, अली मोहम्मद खान समेत लोगों को उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि कागजात हो जाएंगे। मैं ज़रा कोयटा में देखूं कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि सरदार अख्तर मैंगल जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे उनकी और दीगर का क्या सूरत हाल है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद बल्बी आपको खुशामदीद करता है। और हम बड़े शहरों, बड़े लोग सूबों की तरफ तो देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सूबा जो जोग्राफिया के अतबार से वहाँ नहीं जाते कि वहाँ बड़े सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ बुशरा कमर मौजूद हैं। शुक्रिया बुशरा। बहरहाल सरदार अख्तर मैंगल ने बड़ा शदीद रद्दअमल का इजहार किया था, उनको तो टिकट मिल गया, उसके अलावा भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। उनके अलावा ऐसे कौन से नुमाया लोग हैं जिनके मुस्तरद किए गए थे बुशरा? देखिए मुजाहिद साहब, इस तरह से है कि जब कागजात नामजदगी जमा हुए और उसके बाद मुस्तरद होने का सिलसिला शुरू हुआ तो कई बड़े नाम ऐसे थे कि जिनमें उनके कागजात जो है मुस्तरद हुए, जिनमें BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल शामिल थे। इसके अलावा साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान जो है इस वक्त उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए हैं और उसके ऊपर भी जो है अकामा का केस जो है वो दरखास्त दायर की गई है। लेकिन अख्तर मैंगल की जानिब से उनके वकील के पास पेश हुए तो उन्होंने अकामा के हवाले से अदालत को आगाह किया कि उनकी जो मिसेज है उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो बार बार जाना पड़ता है और वहां पर ना ही उनकी कोई नौकरी है और ना ही किसी से जो है वो कोई तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। जिस पर जो है आज अदालत ने अख्तर मैंगल के कागजात जो है वो मंजूर करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। ताहम इस वक्त भी जो है साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान जो है उनके कागजात मंजूर नहीं हुए, जिस पर उन्हें आगे की तारीखें जो है वो दे दी गई हैं। इसी तरह जो है साबिक बुशरा, आपसे ज़्यादा तफसील से कल गुफ्तगू होगी कि नून लीग और बाप ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन नून लीग और बाप में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सका है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बल्बी को इजाज़त दीजिए।